सभी को हार्दिक अभिवादन। आप सभी का आत्मज्ञान की एक नई संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत है। हम अपने चरण 1 के संगोष्ठियों के चक्र को जारी रखेंगे और आज हम आपको तीसरी संगोष्ठी के बारे में विस्तार से बताएंगे, सचेत एस्ट्रल यात्रा। यह चरण 1 के पाठ्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण संगोष्ठियों में से एक है, क्योंकि यह हमें एक व्यावहारिक उपकरण सिखाएगी जिसके माध्यम से हम इस 50 संगोष्ठियों के कोर्स के दौरान जो कुछ भी सीखेंगे उसकी जांच, अनुभव और पुष्टि कर सकेंगे। यदि आपके मन में कोई भी जिज्ञासा हो तो कृपया आप उसे वीडियो के कमेंट्स में सादर लिख सकते हैं और हम आपकी जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए तत्पर रहेंगे। तो चलिए अब हम सचेत एस्ट्रल प्रक्षेपण के बारे में थोड़ा और विस्तार पूर्वक बात करना शुरू करते हैं। इसी संदर्भ में सचेत एस्ट्रल प्रक्षेपण एक प्राकृतिक अभ्यास है जिसे हर इंसान नींद के समय करता है। जब हम सो जाते हैं उस समय हमारा भौतिक शरीर बिस्तर पर रह जाता है और हमारी आत्मा या हमारा एस्ट्रल शरीर हमारे भौतिक शरीर से अलग हो जाता है और एक अलग आयाम में यात्रा करता है। इस आयाम को कई बार एस्ट्रल दुनिया या फिर सपनों की दुनिया भी कहा जाता है। हम में से अधिकांश लोग या आप में से अधिकांश लोगों ने निश्चित रूप से सपने देखे हैं, जिसे हम आमतौर पर सपने कहते हैं, वही वास्तव में एस्ट्रल प्रक्षेपण है। इसलिए यह एक पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे सभी इंसान हर दिन करते हैं। आज हम इस व्याख्यान में आपको यह सिखाएंगे कि इसे सचेत रूप से कैसे किया जाए और विशेष रूप से इस प्रक्रिया को पूरी तरह समझते हुए कैसे किया जाए ताकि हम अपनी इच्छा से उस दुनिया में घूम सकें और अपनी विभिन्न खोजें कर सकें। तो जब हम सो जाते हैं, जब हम अपने बिस्तर पर विश्राम करते हैं, उस समय वास्तव में हमारा एस्ट्रल डबल, जिसे एस्ट्रल शरीर भी कहा जाता है, अलग हो जाता है और एस्ट्रल दुनिया या सपनों की दुनिया की ओर यात्रा करता है। तो उस एस्ट्रल दुनिया या सपनों की दुनिया में हम आमतौर पर अनजाने में ही घूमते हैं। हम में से बहुत से लोग यह भी नहीं समझ पाते कि हम एक सपने में हैं। हम में से बहुत से लोग यह भी याद नहीं कर पाते कि एस्ट्रल दुनिया में क्या हुआ था। सोते समय हम अपने भौतिक शरीर को बिस्तर पर छोड़ देते हैं, यानी हमारा शारीरिक शरीर वहीं स्थिर रहता है और उसी समय हमारा सूक्ष्म या एस्ट्रल शरीर एक अलग आयाम में चला जाता है। यह प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक होती है कि हम इसे जाने या समझे बिना ही अनुभव करते हैं। मकसद ये है कि हम उस प्रक्रिया को समझना सीखें और उस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें जागना जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर हमारी चेतना सोई हुई रहती है। अगर हम दिन में सोए हुए हैं, अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी सोए हुए हैं, तो हम एस्ट्रल दुनिया में भी सोए रहेंगे और हमें यह पता भी नहीं चलेगा कि हम वहाँ हैं। बहुत से लोग शायद यह भी कहते हैं कि वे सपने नहीं देखते, उन्हें अपने सपने याद नहीं रहते या फिर उनके पास सपने होते ही नहीं। दरअसल असल में होता ये है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अक्सर इतने सोए हुए, इतने अचेतन रहते हैं कि हमें अपने सपने याद ही नहीं रह पाते हैं। जब हम एस्ट्रल प्रक्षेपण की इस प्रक्रिया को सुधारना शुरू करते हैं, इसे अधिक जागरूकता के साथ करने लगते हैं, तो सबसे पहली चीज जो हमारे साथ होगी वह ये है कि हम अपने सपनों या एस्ट्रल अनुभवों को याद करने लगेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम न केवल अपने एस्ट्रल अनुभवों को याद कर पाएंगे, बल्कि हम एस्ट्रल दुनिया में भी सचेत रह पाएंगे और अपनी इच्छा से इस दुनिया में घूम सकेंगे। अब जब हमने ये बात समझ ली है, तो आइए बात करते हैं कि जब हम एस्ट्रल प्रक्षेपण करते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं। यह शब्द एस्ट्रल प्रक्षेपण, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, एस्ट्रल। एस्ट्रल का क्या मतलब है? एस्ट्रल क्या है? एस्ट्रल का संबंध तारों से है। जब कोई व्यक्ति सचेत रूप से एस्ट्रल प्रक्षेपण करता है तो उसके पास पृथ्वी ग्रह से बाहर निकलने और अन्य तारों की यात्रा करने की संभावना होती है। उसे उदाहरण के लिए मंगल, शुक्र या हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर जाने और यह जानने का अवसर मिलता है कि वहाँ सब कुछ कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए यह जानना कि अन्य ग्रहों पर जीवन कैसा है, वहाँ रहने वाले लोग कैसे रहते हैं। ये ग्रह आमतौर पर अन्य आयामों में होते हैं। ये ग्रह हमेशा भौतिक आयाम में नहीं होते और इसी कारण वैज्ञानिक अन्य ग्रहों पर उस जीवन की खोज नहीं कर पाए हैं।
लेकिन हम यह एस्ट्रल प्रक्षेपण से कर सकते हैं। इसलिए इसे डेस्डोब्लामिएंटो प्रक्षेपण कहा जाता है, क्योंकि इसमें अपने डबल को बाहर निकालना होता है। एक शरीर जो हमारे भौतिक शरीर जैसा होता है, लेकिन उसकी प्रकृति अलग होती है, वह आणविक और एस्ट्रल प्रकृति का होता है। और एस्ट्रल इसलिए क्योंकि इस शरीर से हम अन्य स्थानों या ग्रहों की यात्रा कर सकते हैं। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि इस एस्ट्रल दुनिया में वे ही नियम नहीं होते जो भौतिक दुनिया में होते हैं। यहाँ भौतिक दुनिया में हम 48 नियमों के अधीन होते हैं, जबकि एस्ट्रल दुनिया में नहीं। एस्ट्रल दुनिया में हम 24 नियमों के अधीन होते हैं। यानी भौतिक दुनिया में जो 48 नियम हमें नियंत्रित करते हैं, वहाँ केवल उसका आधा लागू होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि वहाँ हमारे पास अधिक संभावनाएं होती हैं। एस्ट्रल दुनिया में हम उदाहरण के लिए उड़ सकते हैं, और यह कुछ ऐसा है जो हम भौतिक दुनिया में नहीं कर सकते। भौतिक दुनिया में हम उड़ नहीं सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण का नियम मौजूद है, लेकिन जब हम एस्ट्रल दुनिया में होते हैं तो वह नियम वहाँ नहीं होता। ये भौतिक दुनिया के 48 नियमों में से एक है। एस्ट्रल दुनिया के 24 नियमों में गुरुत्वाकर्षण का नियम मौजूद नहीं है, और यही कारण है कि जब आप सपने में होते हैं तो आप उस सपने में उड़ सकते हैं। आपके लिए उस एस्ट्रल दुनिया में बहुत सारी संभावनाएं खुल जाती हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एस्ट्रल दुनिया में हम अतीत में यात्रा कर सकते हैं या भविष्य में जा सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि एस्ट्रल आयाम में समय का नियम नहीं है। हाँ, चाहे यह हमें हैरान करने वाला लगे, समय भी एक ऐसा नियम है जो उच्चतर आयामों में मौजूद नहीं है। एस्ट्रल दुनिया 5वें आयाम से संबंधित है, जिसे सपनों की दुनिया भी कहा जाता है, और वहाँ हम अनंतता में घूम सकते हैं। हम अतीत की किसी पूर्व जन्म जैसी बातों का पता लगाने के लिए जा सकते हैं, और साथ ही हम भविष्य में भी जाकर अपने भाग्य का कोई हिस्सा देख सकते हैं, और इस तरह यदि आवश्यक हो तो यह भी जान सकते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, ताकि हम उसे बदल सकें। ये कुछ चीजें हैं जो हम एस्ट्रल में कर सकते हैं। हम वहाँ गुरुओं से मिल सकते हैं, प्रकाश के प्राणियों से बात कर सकते हैं, प्रबुद्ध आत्माओं से संवाद कर सकते हैं। हम अपने ही आंतरिक ईश्वर से भी बात कर सकते हैं, जो हमारा सच्चा मार्गदर्शक है, हमारा आंतरिक मार्गदर्शक, ताकि वह हमें किसी भी निर्णय में सहायता कर सके, हमें हमारे जीवन के किसी भी क्षण में आवश्यक ज्ञान दे सके, या बस हमारे जागरण के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन कर सके। अब जब हमें पता चल गया है कि एस्ट्रल दुनिया में हमारे पास कितनी सारी संभावनाएं हैं जो वास्तव में अनगिनत हैं, तो विचार यह है कि हम इस अभ्यास को विकसित करने में सफल हों, क्योंकि जब हमारे पास यह उपकरण स्पष्ट रूप से होगा तो हम इस कोर्स में सीखी गई हर एक बात को खुद जांच सकते हैं। तब कोई भी हमें धोखा नहीं दे पाएगा। हम उस चीज से बाहर आ जाएंगे जिसे विश्वास कहा जाता है, और हम अनुभव करना शुरू कर पाएंगे। और यही इस ज्ञान का उद्देश्य है कि हम इसका अभ्यास कर सकें। इस ज्ञान को सिखाने का कारण यही है कि हम इसका अभ्यास कर सकें। अगर मैं उदाहरण के लिए किसी सम्मेलन में आपसे कहूं कि पिछले जन्म होते हैं, तो आप खुद यह सत्यापित कर सकें कि यह सच है। आप स्वप्नों की दुनिया में जाकर अपने आंतरिक ईश्वर से अपने पिछले जन्मों के बारे में पूछ सकते हैं। आप अपने आंतरिक मार्गदर्शक से अनुरोध कर सकते हैं कि वह आपको कोई पिछला जीवन दिखाए, ताकि आप याद कर सकें कि आप कौन थे, कहाँ रहते थे, कौन सी भाषा बोलते थे, किस संस्कृति में थे, और आप इस जानकारी की पुष्टि कर सकें। ये केवल एक अवधारणा या विश्वास बनकर न रह जाए, बल्कि व्यावहारिक बन जाए। इस सम्मेलन में या इस विषय पर मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात साफ तौर पर स्पष्ट करना चाहूंगा, और वह यह है, एस्ट्रल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में प्रचलित प्रसिद्ध गलत धारणाएं या प्रसिद्ध भय। बहुत से लोग अक्सर एस्ट्रल प्रक्षेपण से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह काफी खतरनाक है। वे सोचते हैं कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि उनका मानना है कि इस तरह के विषयों को छूना या इन पर बात करना नहीं चाहिए, या ये प्रथाएं निषिद्ध ही हैं। एस्ट्रल प्रक्षेपण क्या है, इस विषय पर कई अलग अलग धारणाएं हैं, जैसा कि अक्सर देखा गया है, लेकिन वास्तव में अधिकांश नहीं, बल्कि ये सभी धारणाएं पूरी तरह से गलत हैं। क्यों, बताओ ना? क्योंकि ये धारणाएं व्यक्ति को डर से भर देती हैं, जिससे वह इस जांच के साधन का सचेत रूप से अभ्यास नहीं कर पाता। मैंने आपको सम्मेलन की शुरुआत में ही बताया था कि हर इंसान बिना किसी अपवाद के एस्ट्रल प्रक्षेपण करता है। आप सभी हर दिन एस्ट्रल प्रक्षेपण करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कह सके कि वह नहीं सोता या सपनों की दुनिया में नहीं जाता। यही एस्ट्रल प्रक्षेपण है। जब इस अभ्यास को सिखाया जाता है तो इसमें केवल इतना अंतर होता है कि व्यक्ति इस प्रक्रिया को सचेत रूप से कर सकता है, यानी वह इस प्रक्रिया को समझते हुए अनुभव कर सकता है। अगर यह प्रक्रिया अनजाने में सोते समय करने पर खतरनाक नहीं है, तो जब हम इसे सचेत रूप से करते हैं
तो यह खतरनाक क्यों होगी? इसलिए ये गलत धारणाएं पूरी तरह से झूठी हैं और इनके कारण लोग सचेत रूप से एस्ट्रल प्रक्षेपण का अभ्यास नहीं कर पाते या सपनों की दुनिया में जाग नहीं पाते। वे गलत धारणाएं कौन सी हैं? दरअसल उन गलत धारणाओं में से एक का संबंध यहाँ इस विशेष संदर्भ में विशेष रूप से है कि हम वहीं फंस जाएंगे। उदाहरण के लिए कि हम वापस नहीं आ पाएंगे, ये गलत है। हमारे पास एक सिल्वर कॉर्ड, चांदी की डोरी होती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो हमारे भौतिक शरीर को हमारे एस्ट्रल शरीर से जोड़ती है। और वह सिल्वर कॉर्ड हमेशा ये सुनिश्चित करता है कि हमारा भौतिक शरीर हमारे एस्ट्रल शरीर को बुलाए या हमारा एस्ट्रल शरीर हमारे भौतिक शरीर से मिल जाए। इसीलिए यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति वहां फंस जाए। तो बताइए और कौन कौन से डर मौजूद हैं? ऐसा डर या धारणा भी है कि हमारे अंदर कोई दानव प्रवेश कर सकता है। उदाहरण के लिए यह पूरी तरह से गलत है। हमारे मंदिर अर्थात हमारे भौतिक शरीर संपूर्ण रूप से सुरक्षित और पूरी तरह से बंद मंदिर हैं, जिनमें कोई भी बाहरी सत्ता, कोई भी दानव, कोई भी भूत या कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भी हमारे भौतिक शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। हमारा शरीर पूरी तरह बंद और सील है। केवल एक तरीका है जिससे कोई हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है, वह है कि हम स्वयं चाहें। जैसे अगर हम स्पिरिटिज्म का अभ्यास करें और माध्यम बनना चाहें, तो हम स्वेच्छा से किसी को अपने शरीर में प्रवेश की अनुमति देते हैं। यही तरीका है जिससे कोई भूत या सत्ता हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है। अगर हम आत्मा संपर्क या माध्यमवाद जैसी गलत प्रथाएं न करें, तो कोई सत्ता हमारे शरीर में नहीं आ सकती, क्योंकि हम रोज सपनों या एस्ट्रल क्षेत्र में जाते हैं। इन विषयों पर बात करते समय एक और गलत धारणा ये है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन, अस्ट्रल शरीर से बाहर निकलना, कोई ऐसी चीज है जिसे किया नहीं जा सकता। यह कुछ निषिद्ध है या जिसे नहीं करना चाहिए। वास्तव में एस्ट्रल प्रोजेक्शन वह तरीका है जिससे हम अपने अस्तित्व, अपने आंतरिक मार्गदर्शक, अपनी दिव्य आत्मा से संवाद कर सकते हैं, ताकि वह हमें चेतना के जागरण या आत्म साक्षात्कार की राह पर मार्गदर्शन करे। इसलिए इस विषय पर आपने जो भी अवधारणाएं सुनी हो, आप उन्हें तब तोड़ सकेंगे जब आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन का अभ्यास शुरू करेंगे और खुद महसूस करेंगे कि सपनों की दुनिया में जागना कितना महत्वपूर्ण है, ताकि आप उन सभी बातों की जांच कर सकें जो आप सीख रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन की तकनीकें कौन कौन सी हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है एकाग्रता द्वारा। एकाग्रता द्वारा का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने भौतिक शरीर के किसी एक बिंदु पर या केवल किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। लेकिन यह बेहतर है या यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने शरीर के किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें ताकि ध्यान भंग न हो। उदाहरण के लिए हम अपनी पेशानी या पिट्यूटरी ग्रंथि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम अपने हृदय पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब हम अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें वहीं टिके रहना है और किसी भी चीज को हमें अपने हृदय से बाहर नहीं निकालने देना है। अगर कोई विचार, भावना या कोई भी दोष हमें उस क्षण से बाहर निकालना चाहे, तो हम उसे जाने देंगे और अपने हृदय पर ही ध्यान केंद्रित करते रहेंगे। हम ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक हमें लक्षण महसूस न होने लगे। कल्पना एक और तकनीक है जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी स्थान की कल्पना करता है। कल्पना करता है कि वह उस स्थान पर चल रहा है। कल्पना करता है कि वह उस स्थान पर है और उस स्थान की हवा को महसूस करता है, उस स्थान के मौसम को महसूस करता है, उस स्थान के हर एक विवरण को देखता है। यानी कल्पना के माध्यम से हम खुद को किसी स्थान पर होने की कल्पना करते हैं और उस स्थान के जितने अधिक से अधिक विवरणों की कल्पना कर सकते हैं उतनी करते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी क्षण हम उस स्थान पर पहुंच जाएं या अपने एस्ट्रल शरीर के साथ उस स्थान पर प्रकट हो जाएं। आमतौर पर जब हम इस तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम खुद को उस स्थान पर होने की कल्पना करते रहते हैं, उस स्थान का अनुभव करते हैं जब तक कि हम वहां सचेत रूप से प्रकट नहीं हो जाते। तीसरी तकनीक है सपने की निगरानी, एले विजिलिया देल सुएño, जो इसके नाम के अनुसार सपने की निगरानी में निहित है। यानी नींद के दौरान मिलने वाले लक्षणों या संकेतों की निगरानी करना, जैसे पलकों में भारीपन, सोते समय दिखने वाली छवियां, कभी कभी सुनाई देने वाली आवाजें या शरीर का सुन्न होना, उसमें बदलाव आना। हमें इन सब का अवलोकन करना है बिना नींद के बहाव में बहने के,
बल्कि सतर्क रहते हुए, जब तक इन लक्षणों को पूरी तरह सचेत रूप से महसूस न कर लें। चौथी तकनीक है मनोवैज्ञानिक दोषों को पल पल समाप्त करना। पिछली सम्मेलनों में हमने मनोवैज्ञानिक मृत्यु के बारे में थोड़ा बहुत सीखा है, तो अब हम जो करने जा रहे हैं वह है मनोवैज्ञानिक मृत्यु का अभ्यास करना। हम अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करेंगे, अपने हृदय को महसूस करेंगे और अपनी साधना के दौरान जो भी मनोवैज्ञानिक दोष प्रकट होंगे उन्हें समाप्त करना शुरू करेंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई दोष प्रकट होता है जो हमें अभ्यास के दौरान रसोई में जाकर कुछ खाने के लिए प्रेरित करता है। हम उस क्षण खाने की इच्छा को देखते हैं, समाप्त करते हैं। माँ, कृपया इस दोष को मुझसे दूर कर दो, और तुरंत अपने हृदय में लौट आते हैं। फिर कोई और दोष प्रकट होता है जो चिंता करता है कि कल क्या करना है, क्योंकि उसे नहीं पता कैसे करेगा। हम उस विचार, उस चिंता को देखते हैं। एहसास होता है कि यह भी दोष है जो हमें वर्तमान क्षण से बाहर निकालना चाहता है, हमें विचलित कर रहा है। हम उसे समाप्त करते हैं। माँ, कृपया इस दोष को मुझसे दूर कर दो। फिर वर्तमान क्षण में लौट आते हैं। अचानक कोई डर या चिंता की स्थिति प्रकट होती है। एहसास होता है कि यह एक दोष है और हम उसे समाप्त कर देते हैं। माँ, कृपया इस दोष को मुझसे दूर कर दो। और इसी तरह उन सभी मनोवैज्ञानिक दोषों के साथ भी जो उस क्षण प्रकट होते हैं जब हम अपनी साधना कर रहे होते हैं। यह अभ्यास बहुत अच्छा है, क्योंकि हम न केवल दोषों को समाप्त कर रहे हैं, बल्कि हम सचेत रूप से एस्ट्रल यात्रा करने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। इस उन्मूलन की प्रक्रिया को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें लक्षण महसूस न होने लगे। अंत में हमारे पास है मंत्रोच्चारण। इस मामले में हम जो करने जा रहे हैं वह है कि हम एक मंत्र या शक्ति शब्द का उपयोग करेंगे जो हमें कंपन प्राप्त करने में सक्षम करेगा, जिससे हमारे एस्ट्रल शरीर को भौतिक शरीर से अलग करने में मदद मिलेगी और हम सचेत रूप से बाहर निकल सकें। इन मंत्रों को हम पहले जोर से, फिर मानसिक रूप से दोहराएंगे जब तक लक्षण महसूस न हो। अब हम बताएंगे कि इन मंत्रों या शक्ति शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन की प्रैक्टिस के लिए कौन कौन से कदम हैं। चलिए एक बार में ही बात करते हैं कि वे कदम कौन से हैं। सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वह ये है कि हमें एक शांत जगह ढूंढनी है, जो हमारी अपनी कमरा हो सकता है, जहां उस समय कोई हमें परेशान न करे, कोई हमें जगा न दे। ये एक और डर है। अगर मैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहा हूँ और कोई मुझे जगा दे तो क्या होगा? नहीं, ये गलत है। अगर कोई हमें जगा दे तो हम वैसे ही जाग जाते हैं जैसे सोते समय कोई हमें उठाता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, बस फर्क इतना है कि मैं इसे जागरूक रूप से कर रहा हूँ। ये जरूरी है कि हम डर या गलत धारणाओं को मिटा सकें। अब अगले चरणों पर चलते हैं। हमें शांत जगह तलाशनी होगी। जब हमारे पास वह शांत जगह हो जहां हम अपनी प्रैक्टिस कर सकें, हम एक ऐसी आरामदायक और शांत स्थिति में लेट सकते हैं जहां हमें थोड़ी सी नींद महसूस हो, लेकिन इतनी गहरी या अधिक नहीं कि हम तुरंत ही सो जाएं या नींद में डूब जाएं। ये जरूरी है कि हम आरामदायक हों, लेकिन बेहतर होगा कि हम उस स्थिति में न लेटें जिसे हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर मैं उदाहरण के लिए हर दिन इसी तरह करवट लेकर लेटती हूँ और बहुत आसानी से सो जाती हूँ, तो यह एस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए आदर्श नहीं होगा। इस अभ्यास का उद्देश्य यह है कि हम ठीक उसी क्षण को पहचान सकें जब हम अपने शरीर से बाहर निकलते हैं, या जब हम उन लक्षणों को महसूस करते हैं जो इस प्रक्रिया के दौरान अनुभव होते हैं। यह पहचानना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम अपने अनुभव को बेहतर ढंग से समझ सकें। और इसी कारण इस स्थिति में हमें पीठ के बल लेटना चाहिए, जिससे हमारा शरीर पूरी तरह से आराम की स्थिति में रहे। ये सबसे अनुशंसित स्थितियों में से एक है, लेकिन आप में से हर कोई ऐसी स्थिति चुनेगा जो आरामदायक हो, लेकिन जो आपको बहुत जल्दी नींद में न ले जाए। ठीक है, अब जब आप उस स्थिति में हैं, अगला कदम है ऊर्जा सुरक्षा का बंद करना, एल बेलिलिन और जादुई घेरा। अगर आप इस अभ्यास को नहीं जानते तो आप इसे छोड़ सकते हैं, और अगर नहीं तो हम इसे आगे सीखेंगे जब हम 7वीं कॉन्फ्रेंस यानी ऊर्जा सुरक्षा की कॉन्फ्रेंस देखेंगे। ये एक तकनीक है जो स्थान को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से शुद्ध करने के लिए है जो वहां मौजूद हो सकती है, ताकि बाद में एक बंद किया जा सके जिससे वे नकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश न कर सके, और इस तरह हम अपनी साधना के दौरान सामंजस्य में रह सकें। अगला जो हम करने जा रहे हैं वह एक प्रार्थना है। हम अपने आंतरिक ईश्वर, अपने पिता और अपनी दिव्य माता से प्रार्थना करेंगे कि वे हमें इस सचेत एस्ट्रल प्रक्षेपण की साधना में सहायता करें, ताकि हम एस्ट्रल जगत में सचेत रह सकें और अपनी विभिन्न खोजों के लिए जा सकें। अगला जो हम करेंगे वह है अपनी भावनाओं, अपने मन और अपने भौतिक शरीर को शिथिल करना। अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए हम लगभग 2 या 3 मिनट तक धीरे धीरे और गहराई से पूरी सजगता के साथ गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे।
और इस दौरान हम नाभि के स्तर पर स्थित पूरे भावनात्मक क्षेत्र को पूरी तरह से शिथिल और मुक्त महसूस करेंगे। हम गहरी सांस लेते हैं, उसे थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं, जिससे मन और शरीर में शांति और हल्कापन महसूस होता है। SH हम नाक से सांस अंदर लेते हैं और मुंह से बाहर छोड़ते हैं, जब तक कि हमें महसूस न हो कि भावनात्मक हिस्सा शिथिल हो गया है। इसके बाद हम अपने मन को शिथिल करेंगे। इसके लिए हम अपने चारों ओर के ध्वनियों को सुनेंगे, सबसे नजदीकी ध्वनियों से लेकर सबसे दूर की ध्वनियों तक। हम अपने दिल की धड़कन सुनने से शुरू करते हैं, अपनी सांसों को सुनते हैं, उस कमरे के ध्वनियों को सुनते हैं जिसमें हम हैं, घर के भीतर की आवाजें सुनते हैं और फिर घर के बाहर की आवाजें सुनते हैं। और हर बार हम और भी दूर की आवाजें खोजते हैं, बिना किसी आवाज के साथ अपनी पहचान बनाए, बस उस आवाज को सुनते हैं और फिर उसे जाने देते हैं और फिर कोई दूसरी आवाज खोजते हैं और इस तरह हमारा मन धीरे धीरे शांत होता जाएगा। फिर हम अपने शारीरिक शरीर को भी रिलैक्स करेंगे और इसके लिए हम कल्पना करेंगे कि एक हरी फ्लोरेसेंट रोशनी हमारे शरीर को रिलैक्स कर रही है। यह हरी ऊर्जा हमारे शारीरिक शरीर के हर हिस्से में प्रवेश करेगी और उसे धीरे धीरे शांत, ढीला और तनाव मुक्त करना शुरू कर देगी। इस तरह आप बस अपनी आंखें बंद कर लें, उस रोशनी की कल्पना करें, उस गर्म हरी फ्लोरेसेंट ऊर्जा की कल्पना करें। सोचें कि वह आपके दाहिने पैर के अंगूठे से प्रवेश कर रही है, फिर अगले उंगलियों से होकर आपके पूरे दाहिने पैर में फैल रही है। इसके बाद वह ऊर्जा आपके टखने से घुटने तक और घुटने से कूल्हे तक आपकी पूरी टांग में प्रवेश करने लगती है। और इसी तरह आप अपनी बाईं टांग के साथ भी वही प्रक्रिया दोहराते हैं। फिर अपने दाहिने हाथ, दाहिने बाजू, बाएं हाथ, बाएं बाजू, पूरे धड़, पीठ, गर्दन, चेहरे और सिर के साथ भी यही करते हैं, जब तक कि आप अपने शरीर के हर हिस्से को पूरी तरह से रिलैक्स और ढीला ना कर दें। आप कल्पना करेंगे कि जैसे जैसे वह रोशनी आपके शरीर के हर हिस्से में प्रवेश करती है, वह उसे और अधिक रिलैक्स और ढीला करती जाती है। रिलैक्सेशन करने के बाद आप अपनी पसंद की तकनीक का उपयोग करेंगे। अगर आप एकाग्रता की तकनीक का उपयोग करना चाहते हैं तो आप अपनी पेशानी के स्तर पर पिट्यूटरी ग्रंथि पर या अपने दिल पर ध्यान केंद्रित करते हैं और किसी भी विचार को खुद को विचलित नहीं करने देते। हम उन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जब तक लक्षण न दिखें। नींद की निगरानी प्रैक्टिस में हम नींद की प्रक्रिया पर ध्यान देंगे जब तक लक्षण न हो। कल्पना प्रैक्टिस में हम किसी स्थान की कल्पना करेंगे जब तक वहां न पाएं। मनोवैज्ञानिक मृत्यु प्रैक्टिस में हम प्रार्थना से दोषों को समाप्त करेंगे। दिव्य माता, इस दोष को मुझसे दूर कर दो, फिर दूसरे, फिर अगले को, जब तक लक्षण न हो। मंत्रोच्चारण के साथ हम मंत्र या शक्ति शब्द उच्चारित करेंगे। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं उन मंत्रों के जिन्हें हम उच्चारित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम मंत्र फराउन का उच्चारण कर सकते हैं, ध्यान को माथे की ऊंचाई पर पिट्यूटरी ग्रंथि पर केंद्रित करते हुए और एक पिरामिड की कल्पना करते हुए। हम लारास मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं, ध्यान उसी स्थान पर केंद्रित रखते हुए। हम ऊ मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं, ध्यान अपने हृदय पर केंद्रित करते हुए। हम AUM मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं, फिर हृदय पर ध्यान केंद्रित करते हुए। या हम अर अक्षर को लंबा खींचकर उच्चारित कर सकते हैं, ध्यान गले पर केंद्रित करते हुए। इन सभी मंत्रों में से कोई भी हमारे लिए काम करेगा। अब सवाल है कि इन मंत्रों का उच्चारण कैसे करें। मंत्रों का उच्चारण संक्षिप्त रखें, 6 सेकंड से अधिक न हो। जितनी देर सांस बाहर जाए उतनी ही देर। उद्देश्य यह नहीं कि इन्हें जोर से या लंबा उच्चारित करें, ऐसा करने से नींद भाग जाएगी। हमें जागृति और नींद के बीच एक संतुलन बनाए रखना है। इसीलिए हम मंत्र का उच्चारण थोड़ा सा छोटा करेंगे और नींद को भी थोड़ा सा आने देंगे। हम फिरौन का उच्चारण निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं। लारास का उच्चारण निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं। ओ का उच्चारण निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं। मंत्र ओम। अक्षर तैयार हैं, लेकिन हम केवल एक ही मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप में से हर कोई केवल एक मंत्र या शक्ति शब्द चुनेगा, जो भी चाहे। एक ही मंत्र प्रति रात। आपको उन्हें मिलाना नहीं है, कई मंत्रों को मिलाना नहीं है, बल्कि रात भर केवल एक ही मंत्र का जाप करना है और उसे दोहराते रहना है। उसे 10 बार, 12 बार स्पष्ट आवाज में दोहराएं। जरूरी नहीं कि आप चिल्लाएं या बहुत ऊंची आवाज में बोलें, बस स्पष्ट आवाज में बोलें।
और फिर आप उसे मन ही मन दोहराते रहेंगे। आप उस मंत्र का जाप 5 मिनट 10 मिनट तक करते रहेंगे और फिर आप लक्षणों को अच्छी तरह से महसूस कर पाएंगे। अगर आपने अच्छी तरह से विश्राम किया है तो ये लक्षण प्रकट होंगे ही। और वे लक्षण कौन से होंगे? आइए लक्षणों के बारे में थोड़ा बात करें। ये लक्षण उन चीजों से जुड़े होते हैं जिन्हें आप अजीब, अनोखा या सामान्य रूप से महसूस नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए आप महसूस कर सकते हैं कि आप ऊपर उठ रहे हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आप फूल रहे हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आप बिस्तर से गिर रहे हैं। उदाहरण के लिए आप महसूस कर सकते हैं कि आप बहुत तेजी से घूम रहे हैं। आप पूरे शरीर में झुनझुनी महसूस कर सकते हैं। आप रीढ़ में बिजली का झटका महसूस कर सकते हैं या रीढ़ में झुनझुनी महसूस कर सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके शरीर का कोई हिस्सा उठ रहा है। आप कान में कोई आवाज़ सुन सकते हैं। आप बहुत सी चीज़ें महसूस कर सकते हैं। जब आप ऐसा महसूस करें, कुछ अजीब या अनोखा महसूस करें, तो उस समय डरें नहीं, तनाव न लें, बिल्कुल शांत रहें, अपने आप को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, बस बहाव के साथ सहजता से चलें, लक्षण को बढ़ने दें। उदाहरण के लिए अगर हमें लगता है कि हम ऊपर उठ रहे हैं तो खुद को ढीला छोड़ें, शांत रहें, डरे नहीं, क्योंकि यह एस्ट्रल प्रक्षेपण का लक्षण है जो बताता है कि मेरा एस्ट्रल शरीर भौतिक शरीर से अलग हो रहा है, जैसा हर रात होता है, लेकिन इस बार मैं महसूस कर रहा हूँ। तो मैं खुद को ढीला छोड़ दूंगा, शांत रहूंगा और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ने दूंगा। यानी मैं अपने शरीर को ऊपर उठने दूंगा। अगर मुझे महसूस हो रहा है कि मैं फूल रहा हूं तो मैं शांत रहूंगा, खुद को ढीला छोड़ूंगा और अपने शरीर को फूलने दूंगा। और इसी तरह किसी भी लक्षण के साथ यही करना है। जब मैंने एस्ट्रल यात्रा के लक्षणों को आमतौर पर धीरे धीरे बढ़ने दिया है, तब मैं बिस्तर से उठूंगा, जो अगला कदम होगा। हर सुबह जब मैं बिस्तर से उठता हूँ तो मैं कुछ क्षण रुककर यह जांचने की कोशिश करता हूँ कि क्या मैं अब एस्ट्रल दुनिया में हूँ या सपनों की दुनिया में। मैं आखिर कैसे जांच सकता हूँ कि मैं उस दुनिया में हूँ? क्योंकि उस दुनिया में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। मैं हल्का सा कूद सकता हूँ इस इरादे से कि मैं हवा में तैरता रहूं। अगर मैं हवा में तैरता रहूं तो इसका मतलब है कि मैं एस्ट्रल दुनिया में हूँ। अगर आप इसे इस तरीके से जांचना नहीं चाहते या जांचने का कोई और तरीका सीखना चाहते हैं तो आप अपनी उंगली भी खींच सकते हैं। आप अपनी एक उंगली या शरीर के किसी भी हिस्से को पकड़ें और उसे खींचें, और अगर वह सच में खींच जाता है, जैसे कि वह लंबा हो रहा हो या बस खींच जाता है, जैसे उंगली यहाँ तक या किसी भी दूरी तक खींच जाए, तो इसका मतलब है कि आप एस्ट्रल दुनिया में हैं। इसके अलावा आप अपने आसपास देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए, क्या कुछ अलग है? क्या जो तस्वीर आपके सामने थी वह अब नहीं है? क्या बिस्तर जो दाईं ओर था अब बाईं ओर आ गया है? ये बदलाव भी आपको यह संकेत दे सकते हैं कि आप अब भौतिक दुनिया में नहीं हैं, बल्कि एस्ट्रल दुनिया में हैं। जब आप लोग पहले से ही एस्ट्रल दुनिया में होंगे, जब आपने यह साबित कर लिया होगा कि आप एस्ट्रल दुनिया में हैं, उस समय आप अपना उद्देश्य याद करेंगे। जिस क्षण आपने प्रार्थना की थी, अपने आंतरिक ईश्वर से अनुरोध किया था कि कृपया आपको सहायता करें, अभ्यास में आपकी मदद करें, उसी समय आपको एक उद्देश्य निर्धारित करना होगा। आप क्या जांचना चाहते हैं? क्या आप कोई पिछला जीवन जांचना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी जोड़ीदार कौन है? क्या आप किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं जो आपके पास है? क्या आप ये जांचना चाहते हैं कि कौन सा दोष है जिस पर आपको तुरंत काम करना चाहिए? या क्या आप किसी पिछले जीवन के न्याय को जानना चाहते हैं? हम इस बारे में पिछली कॉन्फ्रेंस में बात कर चुके हैं। या शायद हम किसी विशेष गुरु से बात करना चाहते हैं। तो एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रल दुनिया में आप क्या करने जा रहे हैं। एस्ट्रल दुनिया में रहते हुए हम अपने उद्देश्य को याद करते हैं। हम इसे प्रार्थना करते समय मांगते हैं, और जब हम उस दुनिया में सचेत हो जाते हैं तब भी हम इसे याद रखते हैं। वहाँ हम अपने उद्देश्य को याद करेंगे और अपने आंतरिक ईश्वर, अपनी चेतना, अपने आंतरिक मार्गदर्शक से अनुरोध करेंगे कि कृपया हमें उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन करें। एक और सिफारिश, अब इस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करने से पहले, जब आप जाग जाएं, जब आप सुबह अपनी प्रैक्टिस करने के बाद जागें, तो शांत रहें, हिलें डुलें नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम हिलते हैं तो हम एस्ट्रल दुनिया की याद को भूल सकते हैं। इसलिए जागने के बाद कुछ क्षणों के लिए स्थिर रहना जरूरी है, ताकि आप अपने अनुभवों को अच्छी तरह याद रख सकें। तो हमें शांत रहना है, हमें याद करना है कि एस्ट्रल दुनिया में वास्तव में क्या हुआ था, और जब हमने अपने पूरी अनुभव की हर एक बात को ध्यानपूर्वक याद कर लिया, तभी हम हिल सकते हैं। हम एस्ट्रल अनुभव को लिख सकते हैं या अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे चाहें, क्योंकि यह भी बहुत आम बात है कि जब हम अपने कामों या दिन की गतिविधियों में थोड़ा व्यस्त हो जाते हैं
तो हमें एस्ट्रल अनुभव भूल जाता है। इसीलिए अच्छा है कि एक रिकॉर्ड रखा जाए, ताकि बाद में जब हमारे पास समय हो तो हम उसे समझ सकें। ये हम आगे सिखाएंगे। एस्ट्रल अनुभव की व्याख्या का विषय ये इसलिए ताकि आप ठीक ठीक जान सकें कि उस एस्ट्रल दुनिया में आपको क्या बताया जा रहा है। ये ध्यान में रखते हुए कि कई बार हमारा अस्तित्व, हमारी चेतना हमसे संवाद करती है और वह प्रतीकात्मक रूप में करती है। और यही कारण है कि हमें अपने सपनों की व्याख्या करना सीखना चाहिए। व्याख्या से हमें उन सभी सवालों के जवाब मिल सकते हैं जिन्हें हम जानना चाहते हैं। बस यही है एस्ट्रल यात्रा की प्रैक्टिस। इसका रहस्य है लगातार अभ्यास करना जब तक कि आप इसे हासिल न कर लें। अगला व्याख्यान जिसे हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह है मानव मशीन के 7 केंद्रों का विशेष व्याख्यान। आप सभी प्रिय श्रोताओं को सादर और आदरणीय रूप से विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। फिर मिलेंगे।